सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज के सेशन की, जो कि आपके BHIE 145 जो आपका थर्ड ईयर का हिस्ट्री का कोड है, इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो उसके फर्स्ट प्रीवियस आपके सेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट विजिट कर लीजिए। तो अब हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड के औद्योगिकरण के फायदे, क्या फायदे हुए बताना है। यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण के क्या फायदे हुए, उस पर चर्चा करना है। तो उसके बाद हमारे प्रारंभिक समय की बात कर लेते हैं। तो जब हमारा प्रारंभिक यानी कि जो टाइम पीरियड शुरू हुआ था, तो औद्योगिकरण के रूप में यहाँ पे शुरुआत हो चुका था। औद्योगिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पे शुरुआत हो चुका था। औद्योगिक का मतलब होता है कि उद्योगों से संबंधित फैक्ट्रीज वगैरह, उद्योग, कारखाने यहाँ पे खुलने लगे थे। अब जिसके कारण यहाँ पे औद्योगिकरण के कारण यहाँ पे जो सभी वर्ग के लोग थे, उनको रोजगार मिलने लगा था। पहले की बात कर लेते तो इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जो बड़े पैमाने पे उत्पादन उत्पादन का मतलब होता है कि जब कोई वस्तुओं का बनाना या फिर वस्तुओं को निर्माण करना, वो आपका उत्पादन कहलाता है। बड़े पैमाने पे उत्पादन का जो व्यवस्था है, उसकी कला होती है औद्योगिक व्यवस्था में, उसे काल के रूप में आपका आगे बढ़ता हुआ नजर आया था। यानी कि औद्योगिक क्रांति जो व्यवस्था इंग्लैंड में हुई थी ना, इंग्लैंड में क्या हुआ कि औद्योगिक व्यवस्था के निर्माण से कुछ महत्वपूर्ण फायदे हुए। अलग अलग उत्पादन व्यवस्था का निर्माण हुआ, ठीक है। जिसके तहत हमने देखा कि उस जमाने में उस शहर में आपके दस्तकारी, और दस्तकारी का मतलब यानी कि है कि जैसे कलाकारी होती है ना, कि मतलब हस्तलेख जो लिखे जाते हैं, या फिर हस्तक्षेप जो आपकी हाथों से बनाई जाती है, कुछ कलाकृतियां, मूर्ति वगैरह जो बनाई जाती है ना, ठीक है, हस्तलेख कह लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारी आपका दस्तकारी कहलाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने अपनी शक्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए नए व्यापारियों के रूप में नए शहर का निर्माण किया। मौके के तौर पे बात कर लिए तो ऐसे व्यापारिक गांवों का जो लोग के रूप में हमने उत्पादन उपभोक्ता के रूप में आगे बढ़ाया। उसके तत्पश्चात खुले खेत खत्म करते हम अपने क्या किया, खुले खेत, इन जो खेत जमीन थे ना, जो खुले थे, उन पर क्या है, धीरे धीरे किसानों को खत्म, मतलब किसानी व्यवस्था या फिर खेती बाड़ी खत्म करके हमने क्या है, धीरे धीरे फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। जिसके कारण हमारा क्या हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक व्यवस्था का उत्पन्न होने लगा। अब ये औद्योगिक व्यवस्था उत्पन्न होने के कारण इसके कुछ फायदे रहे, ठीक है। तो उन फायदे के बारे में हमें पूछ रहा है। तो कारखानों का शुरुआत हुआ। पहला तो ये है कि फायदे, कारखानों का शुरुआत हुआ। इंग्लैंड में कारखानों का सबसे पहले जो आपका देखा जाता है 1730 के दशक में बनने का शुरू हो चुका था। 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में कारखानों का जो निर्माण पूर्ण रूप से धीरे धीरे देखने को मिल रहा था। 1760 के से आपका देखने को मिला कि 25 पाउंड से बढ़कर आपका देखने को मिला कि 1787 यानी कि 1787 तक, ये जो टाइम पीरियड में आपका देखा गया कि 229 लाख पाउंड हो गया था। अब देखो कि मतलब कितना बड़ा था 27 साल में ना, कहाँ 25 पाउंड से लेके 229 लाख पाउंड हो गया था। सिंपल 25 पाउंड था, लेकिन 27 साल में 229 पाउंड लाख हो गया था, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला। अब उसके बाद हमें कारखानों के लाभ के बारे में बात कर ली जाए, तो कारखानों के अनेक लाभ हुए, जिसके तहत हम उनके लाभों के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज खुलने लगे, खुलने के बाद धीरे धीरे हमारा क्या है, कौशल व्यवस्था का विकास होने लगा। धीरे धीरे नई मशीनों का, व्यवस्थाओं का जन्म होने लगा। अब क्या है, श्रमिक व्यवस्था धीरे धीरे उत्पन्न होने लगे, मजदूरों को नौकरी प्राप्त होने लगी, फैक्ट्रीज वगैरह, उद्योग वगैरह यहाँ पे लगाए जाने लगे, ठीक है। चार दीवारी के भीतर मजदूरों ने अपना, बोल सकते हो कि निगरानी के बेहतर तरीके से अपनाते हुए स्वयं को विकसित करने लगे। अब ये धीरे धीरे प्रक्रिया ऐसा हो गया कि कारखानों के लाभ से अब लोग क्या है, विकसित होने लगे, अपनी उसकी अर्थव्यवस्था विकास करने लगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि औद्योगिक परिवर्तन के गति ने, मतलब
मतलब औद्योगिक यानी कि जब उद्योगों के टाइम पीरियड में जब तेजी आई उसके सिचुएशन में उसके मतलब स्ट्रक्चर में, तो वो बड़े पैमाने पे और ज्यादा विकसित हुआ 1840 में, यानी कि 1840 के दशक में, यानी कि 1840 से लेके 1850 तक जो टाइम पीरियड रहा उसे दशक बोलते हैं, यानी कि 10 साल। सूती उद्योग, कपास उद्योग में तेजी आने लगा। उसके तत्पश्चात हमें देखने को मिला कि 1860 के दशक में लोहा और स्टील उद्योग में तेजी आया। ठीक है। धीरे धीरे रेल व्यवस्था का विस्तार होने लगा। 1873 में, यानी कि 1873 में आपका देखने को मिला कि आते आते ये इंग्लैंड है वो लो इस्पात का निर्यात बन गया, जो कि लगभग 770 लाख पाउंड वो निर्यात कर रहा था। देखो, आयात और निर्यात में दो फर्क है। आयात का मतलब होता है हम जब किसी देश से कुछ वस्तु खरीदते हैं तो वो हमारा आयात कहलाता है। लेकिन निर्यात करने का मतलब होता है कि जब हम कोई भी वस्तु किसी अन्य देश को बेचते हैं वो हमारा निर्यात कहलाता है। तो इंग्लैंड अत्यधिक मात्रा में लोहा लोहा या फिर लो इस्पात बनाने, यानी कि लोहा से बनने वाले अलग अलग जो थिंग है या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसका क्या है, वो लगभग इतने लाख पाउंड का निर्माण करने लगा। 770 लाख पाउंड का निर्माण करने लगा था। सूती और कपास के निर्माण के रूप में उसमें दोगुना आया। ठीक है। उसके तत्पश्चात यहाँ पे रोजगार व्यवस्था अत्यधिक रूप में आगे बढ़ा। अलग अलग घरों में घरेलू श्रमिकों की यानी कि मजदूरी व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी और लोगों ने इन कारखानों में कार्य करके अपना गुजारा करना मतलब सोच लिया। ठीक है। उसके तत्पश्चात नई तकनीकियों का जन्म हुआ। नई तकनीकी का मतलब यानी कि नए नए मशीनों का जन्म हुआ। और इन मशीनों के जन्म के कारण क्या है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिला। अब क्या है, औद्योगिक व्यवस्था के स्वरूप से हमारा इंग्लैंड क्या है, उसके जो औद्योगिक व्यवस्था के फायदे हैं, पहली बात तो यह है कि श्रमिकों के जीवन में एक नया रोजगार का एक जरिया मिल गया था। अब भाई उद्योग खुले तो आम नागरिक जो अपना मतलब गुजारा नहीं कर पा रहे थे, उनके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या आ गई भाई, कारखानों में काम करके अपना गुजारा करना। ठीक है। तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोगों के द्वारा कारखानों में काम करके अपने श्रम व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। और तत्पश्चात इन मशीनों का प्रयोग करते हुए अपनी नौकरी इसी में करते हुए अपने जीवन का गुजारा करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो औद्योगिक व्यवस्था के कारण हमारा एक तो आर्थिक व्यवस्था में विकास हुआ। ठीक है। उसके बाद मशीनीकरण व्यवस्था में विकास हुआ। ठीक है। उसके बाद आपका बोल सकते हो कि हमारे देश का विकास हुआ। ठीक है। अब उसके बाद हमारे औद्योगिक क्रांति यानी कि फैक्ट्री और कंपनियों लगा के लोगों को जरूरतों को पूरा करने का विस्तार हमें देखने को मिला। तो ये आपका क्वेश्चन था। कंप्लीट हो गया। उदारवाद को परिभाषित कीजिए। उदारवाद, उदारवाद शब्द जो है अंग्रेजी का लिबरिज्म शब्द से निकल के बना हुआ है। लिबरिज्म यानी कि LIBERALISM, लिबरिज्म। ठीक है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से हुई है, यानी कि LIBERTY, लिबर्टी शब्द से हुई है। इसका मतलब होता है स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है। यानी कि इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इस अर्थ का मतलब होता है व्यक्ति अपने स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार से उसके व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से उसकी स्वतंत्रता पर कोई बाधा ना लगाया। ये नहीं कि भाई वो जन्म लिया और उस पर बाधा लगा के नहीं तुझे ऐसे रहना है, नहीं तुझे ऐसे जीना है, नहीं तुझे यहाँ पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा उदारवाद कहलाता है। यानी कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम मनुष्य को उसके जन्म से ही अधिकार देते हैं कि वो अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है, अपने इच्छा अनुसार जीवन को जी सकता है। हाँ, लेकिन वो गलत या फिर बोल सकते हो कानून का उल्लंघन ना करा हो। ये नहीं कि भाई इच्छा है कि भाई का मतलब किसी को मर्डर करने का तो वो फिर भी जी सकता है, ऐसा नहीं है। वो बस कानून के दायरे में रहकर अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन को जी सकता है, वो आपका उदारवाद कहलाता है। क्लियर है। उदारवाद की जो संज्ञा थी, जो हमारे स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता था,
उदारवाद की परिभाषित करने के लिए हमें ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि उदारवाद का मतलब ही है अनु हमारे व्यवस्था के रूप में हमारा स्वतंत्रता, ठीक है? हमारे व्यवस्था के रूप में हमारा स्वतंत्रता, यही हमारा उदारवादी है। परिवर्तनों का बात कर ली जाए तो यहाँ पे मानव स्वतंत्रता का पोषण व्यवस्था करते हुए अपने उदारता की भावना को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाता है। ठीक है, उसके तत्पश्चात उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई भी अंतर नहीं रह जाने के कारण हमारा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से दूसरे पर हस्तक्षेप ना करे, वो अपना स्वयं जिस तरीके से जीवन जीना चाहे वही हमारा उदारवाद कहलाता है। उदारवाद का मतलब ही होता है कि मानव की उदारता यानी कि मानव की भावनाओं का कदर करना, मानव मानव की बातों का सुनकर उसके अनुसार फैसला सुनाना या फिर उसकी भावनाओं के अनुसार उसका कदम उठाना, ये हमारा उदारवाद कहलाता है। उदारवाद जिसके अंतर्गत हम मनुष्य के एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं कि जिस तरीके से एक मनुष्य है, उसकी जो मतलब हमारी उदारता की जो भावना होती है कि जब हम दूसरे के प्रति मतलब प्रेम की भावना रखें, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, तो वो हमारा उदारवाद कहलाता है। उदारवाद का मतलब ही होता है कि दूसरे के प्रति स्नेह की भावना रखना और दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे की संस्कृति, दूसरे की व्यवस्था का सम्मान करना, यही हमारा उदारवाद कहलाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं? समाजवाद शब्द जो अंग्रेजी में इसका रूपांतर किया जाए तो ये सोशलिज्म शब्द से मिलकर बना हुआ है। सोशलिज्म यानी कि सोसाइटी, इट मीन्स कि पर्यावरण में रहने वाला व्यक्ति जब अपने समाज को आगे बढ़ाए और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाए, वो हमारा समाजवाद कहलाता है। समाजवाद के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने जीवन धारा में सुधार करते हुए, अपने समाज का निर्माण करते हुए तथा अपने समाज के विकास के लिए, उसके हित के लिए तथा उसके दायित्वों के लिए जिस तरीके से वो निर्माण करने का प्रोसेस प्रस्तुत करता है कि समाज का निर्माण ऐसे होना चाहिए, समाज का जो विकास इस तरीके से होना चाहिए, तो वो हमारा समाजवाद कहलाता है। समाजवाद जिसके अंतर्गत हम एक व्यक्ति की भावनाओं का कदर ना करके सभी व्यक्ति की भावनाओं का कदर करें, ये आपका समाजवाद कहलाता है। ठीक है? जिसके अंतर्गत हम अपने समाज में रह रहे लोगों का कल्याण तथा लोगों के द्वारा जो उनके सोशल मीडिया में जिस तरीके से फोटोज वगैरह आए हैं, तो उस व्यवस्था के रूप में भी हम ये देख सकते हैं कि समाज में अपने आप में एक विकसित व्यवस्था के रूप में हमेशा से ही जो हमारे समाज का निर्माण करना तथा हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करना, ये आपका समाजवाद की विचारधारा रही है। ठीक है? जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे समाजवाद की परिभाषा की, तो यहाँ पे वेबर कोकर के अनुसार जो आपका माना जाता है, वैकर कोकर के अनुसार माना जाता है कि समाजवाद जो एक नीति सिद्धांत है जिसका उद्देश्य होता है कि लोकतंत्रीय केंद्र केंद्र को आगे बढ़ाना। यानी कि समाजवाद क्या है कि एक लोकतंत्रीय सिद्धांत है कि समाज में रह रहे लोग अपने एक रूप में एक एक बराबर है। ठीक है? तो वो ये चाहते थे कि मैं ये बात उन्हें बताऊं कि आप समाज के एक हिस्सा हो और बस मैं इसका जो भी है कंट्रोलर हूँ। इसीलिए कहीं ना कहीं देखने को मिला कि समाजवाद की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया ताकि हमारे समाज का भी विकास हो सके, हमारे समाज का भी हमारा जो अस्तित्व है वो खुद अपने आप को विकसित कर सके। ये नहीं कि दूसरा उसे उसके समाज को कंट्रोल करे और दूसरे उसके समाज के रूप में उसके विकास के बारे में सोचे ही ना, ये आपका समाजवाद नहीं कहलाता। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये है, साम्राज्यवाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो साम्राज्यवाद है उसके सिद्धांत जो थे उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो साम्राज्यवाद का अर्थ जो है उसको समझना आसान नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत इसको समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुत बार हम मात भी खा जाते हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा जिस तरीके से उसकी जो स्वरूप है, ठीक है, यानी कि हमारे साम्राज्य का जो स्वरूप है, अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इसमें ये देखने को, ठीक है, तो साम्राज्यवाद है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना, काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पे विकास की व्यवस्था आगे बढ़ती है। सरल शब्दों में कहा कहा जाए तो
वो समाज जिसमें आपका पूंजीवाद अपना विकास का महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा था। ठीक है, पूंजीवाद जिस तरीके से हमारे समाज में धीरे धीरे 1991 के आसपास आगे बढ़ा, तो वो या फिर पूर्ण रूप से 1991 के आसपास सोवियत संघ के विघटन के बाद आगे बढ़ा था, लेकिन पूंजीवाद का जो विस्तार था वो हमारा 1945 के बाद ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि पूंजीवाद पूरे विश्व स्तर पर, पूरे व्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो है साम्राज्य हमारे देश में स्थापित हो रहा था, या फिर विश्व के सभी देशों में स्थापित हो रहा था। जिसके तहत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो भी आपके कार्य किए जाते थे पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार, पूंजीवादी स्थिति के अनुसार, तो वो हमारा एक परिवर्तनशील रूप में रहा है। मूलभूत परिवर्तन के रूप में कहा जाए तो पूंजीवाद हमारे व्यवस्थाओं का एक ऐसा अवलोकन है जो हमारे समाज साम्राज्यवाद के अस्तित्व को संभाले रखता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका है वो पूंजीवाद क्या कर रहा था, पूरे विश्व को संभालने का काम कर रहा था। स्पेन का अमेरिकी युद्ध हो गया, आपका बोल सकते हो, जिसमें अमेरिका का असंभव भावी, बोल सकते हो अवश्य भावी है, अवश्य भावी, कि उसका मतलब मानना ही था कि भाई मैं ही इसमें जीतूंगा। ठीक है, तो अमेरिका जो है पूर्ण रूप से अपने पूंजीवादी विचारधारा को लेते हुए आगे चल रहा था। इंग्लैंड ने भी, दक्षिण अफ्रीका में भी आपका इस वर्चस्व की स्थिति देखने को मिल गई। ठीक है, उसके तत्पश्चात हमारा साम्राज्यवाद सिद्धांत जो है विकसित रूप में हमें देखने को मिला कि ये सिद्धांत व्यक्ति को मतलब महत्वपूर्ण ज्ञान देने तथा महत्वपूर्ण मतलब विभाजन करने, यानी कि ज्ञान का विभाजन करने के लिए जिस तरीके से पूंजीवाद आगे बढ़ रहा था, तो वो महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में उसकी जो विचारधारा थी उसके कारण हमारे साम्राज्यवाद का व्यवस्था देखने को मिला। जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पे साम्राज्य का मतलब भी होता है कि भाई मतलब किसी पर राज्य करना। ठीक है, राजा राज करना, तो वो हमारा साम्राज्य था। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखने को मिला कि साम्राज्यवाद की बात कर ली जाए तो इसके उत्पन्न का जो व्यवस्था है वो कार्ल मार्क्स एंगल्स के द्वारा इसके कार्यक्रम के द्वारा देखने को मिला। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा ये आपके समाजवाद की स्थिति देखने को मिली थी। क्लियर है? जाते हैं तो साम्राज्यवाद में देखने को मिला कि अगर बुनियादी बात कर लीजिए तो आर्थिक नियम, ठीक है, और पूंजीवादी व्यवस्था धीरे धीरे विकसित होने लगा। साम्राज्यवाद का मूल मूल मुख्य लक्षण ये था कि पूंजीवाद अपने स्थान पे लागू करना, यानी कि अपने समाज में पूंजीवाद की स्थिति को लागू करना एकमात्र ये कारण था। 19वीं सदी के दौरान में आपका अंत में, यानी कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में जो है साम्राज्यवाद धीरे धीरे और ज्यादा विकसित होता गया। इसके अंतर्गत देखने को मिला कि जो साम्राज्यवाद व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से हमारे क्षेत्र में बना। अब यही है कि जो समाजवाद जो हमारे समाज में उसकी जो स्थिति थी 1900 के तहत अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से थी। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र में एक एक तरीके के लोग नहीं है, दिक्कत यही है। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए साम्राज्यवाद को विकसित किया गया और सभी व्यवस्थाओं के अनुसार अलग अलग यहाँ पे कार्य किए गए, जैसे बैंकों में पूंजीकरण की स्थिति, ठीक है, पूंजीवाद का निर्माण हो गया, विश्व में आर्थिक और क्षेत्रीय विभाजन हो गया। यानी कि विश्व में आर्थिक और क्षेत्रीय विभाजन का मतलब ये है कि वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गया था, जिसके तहत हमारा जो साम्राज्य है वो क्या है, साम्राज्य विभक्त हो गया था, यानी कि बिखर कर चूर चुका था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फांसीवाद का उदय तथा उसकी विशेषताएं बताइए। यानी कि फांसीवाद का उदय क्या कैसे हुआ और उसकी विशेषताएं बताना है। ठीक है, ठीक है, तो बात कर लेते हैं फांसीवाद का जो जन्म है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ। ठीक है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना उसके दौरान आपका जो है फांसीवाद का जन्म माना जाता है, और कहाँ पे, इटली में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो आपके पहले बोल सकते हो कि इटली में फांसीवाद के तत्व विवाद हुआ था, यानी कि फांसीवाद के रूप में आपका आप इटली में विवाद हुआ था, जिसके कारण हमारी 16वीं शताब्दी के मैकियावेली ने फांसीवाद को विकसित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय के रूप में जो है विकासशील व्यवस्था के रूप में आपके जो करने के लिए है वो ऑन द स्पॉट में हाजिर रहूंगा, इस बात की बात करते हुए फांसीवाद ने कहीं न कहीं इटली पर जिस तरीके से मतलब जर्मनी पर जिस तरीके से वर्सेल्स की संधि में जो टैक्सेस और कर लगाए गए थे
उन टैक्सेस और कर्ज के माध्यम से क्या है, फांसीवाद भी धीरे-धीरे समाप्त हो गया था, जो आपका क्षेत्र है इसमें से। क्यों? क्योंकि फांसीवाद का अगर वीडियो नहीं बन रहा तो उसी स्थिति में हमें क्या हुआ कि अब जैसे कि हम वीडियो नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे? हम क्या बोलेंगे, या तो फिर सर वीडियोज़ बना दीजिए, तो या फिर हम डिमांड करेंगे। तो फांसीवाद भी क्या कर रहा था, अपने अधिकारों की डिमांड कर रहा था, ठीक है? जो कि आपका देखने को मिला कि 23 मार्च 1919 के तहत तो फांसीवाद पार्टी की स्थापना हो गई थी। कब हुआ था? 23 मार्च 1919 से के दौरान आपका देखा जाता है फांसीवाद की स्थापना हो चुकी थी। फांसीवाद पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है? और उसके नेतृत्व में, यानी कि फांसीवाद पार्टी जो था ना, उसके नेतृत्व का मतलब यानी कि भाई पार्टी को चलाने वाला व्यक्ति उसके नेतृत्व में जो है फांसीवाद की स्थिति देखने को मिली। धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध के बाद धुरी राष्ट्र जो कि आपका जर्मनी, इटली और जापान के पराजित होने के बाद वर्साइल्स की संधि का अंतिम वस्तु देखने को मिला। यानी कि जो आपका वर्साइल्स की संधि में जो अपमानजनक जो शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके तहत हमारी व्यवस्थाओं के रूप में देखने को मिला कि फांसीवाद का जो विस्तार है वो हमारा मुसोलिनी के द्वारा ना होके हमारा पर्टिकुलर ये देखने को मिला कि वहाँ पर फार्सीसियों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा जो है हिटलर के द्वारा उसे आगे बढ़ाया गया। हिटलर चाहता था कि फारसीवाद को जो है आगे बढ़ाया जाए, और तथा उसके सपोर्ट लेकर मैं अपने जर्मनी के लिए युद्ध लड़ूंगा। इसके लिए आपका देखा गया कि फांसीवाद की स्थिति हमारे इटली और बोल सकते हो कि जो आपका देखने को मिला जर्मनी और आपका बोल सकते हो कि हमारे व्यवस्थाओं का जो स्वरूप रहा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मानवता, ये सारी व्यवस्थाओं का जो अंतिम चरण है, वो हमारे फांसीवाद के पहले का ही है, जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि फांसीवाद अगर हमें नहीं मिले, या फिर बोल सकते हैं फांसीवाद का जो उदय हुआ, अगर उनका विकास नहीं हुआ, तो जर्मनी पे जो हुए अत्याचार थे, उन अत्याचारों का मतलब फ़ायदा कौन उठाएगा, इस बात के लिए अजीत को भी, या फिर बोल सकते हैं कि अलग-अलग जो मतलब फांसीवाद को मानने वाले लोग रहे, चाहे हिटलर रहा, चाहे उसके सपोर्टर रहे। जैसे अगर नाम लिया जाए तो मतलब एक अजीत व्यवस्था के रूप में भी, अजीत यानी कि अजीत यानी कि हम मतलब जीत जाए। एक ऐसी जीत जो अभी हुई नहीं थी, लेकिन वो पहले से ही जीत मान कर रख रहा था कि इटली में जो फांसीवाद का जो जन्म हुआ था, जो जर्मनी पर अत्याचार रूप में वर्सेल्स की संधि में बोला गया कि भाई प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण है ना, उसको कौन मारा जाए, मतलब वो उसका कारण जानते हो कौन को, किसको माना गया था? वो आपके जर्मनी को माना गया था। तो यही है कि जर्मनी में जो ये अत्याचार हुए थे, जर्मनी पर जो अत्याचार हुए थे, तो वो क्या है, फांसीवाद का यहीं से जन्म हिटलर करवाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ने अपनी व्यवस्था के रूप में मतलब ऐसा स्वरूप अपनाया कि हम मतलब जीते भी ना हो, लेकिन अजीत भी ना रहे, यानी कि अजीत व्यवस्था में रहते हुए भी अपने अधिकारों की मांग कर सके। इसीलिए ये देखने को मिला कि हिटलर के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया। ठीक है, जर्मनी को एकता में बांटा, यानी कि एकता में मतलब बोल सकते हो कि डिवाइड ना करके एकता में मतलब खड़ा कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपका देखने को मिला कि 2939 में स्पेन में जो जनरल फ्रांको ने फांसीवाद का शासन शुरुआत किया था, तो फ्रांको यानी कि जनरल फ्रांको ने फांसीवाद शासन की स्थापना की थी। पुर्तगाल में पहले ही इसकी स्थापना आपको देखने को मिला। साला साला ताज, साला यहाँ पे एक ताज है, यानी कि साला ताज ये नाम है, ठीक है, जिसके अंतर्गत तानाशाही शासन की स्थापना यहाँ पे हुआ। और उसके बाद जापान में यहाँ पे विचारधारा 1932 के तहत से लेके 1945 तक ये विचारधारा प्रबल रहा। तत्पश्चात यहाँ पे फांसीवाद का जन्म हो गया। फांसीवाद की विशेषताओं की बात कर लीजिए तो फांसीवाद जो कि आपका क्रमबद्धता के अनुसार सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं थी, यानी कि एक बोल सकते हो एक तौर तरीके का विचारधारा नहीं था। यह विचारधारा कब हुआ भाई, जर्मनी पर जिस तरीके से हम मतलब जितने भी विवाद किए गए थे वर्सेल्स की संधि में, जितने भी उस पर प्रताड़ना किया गया था, और समाज में जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना गया जर्मनी को ही मानकर, उससे क्या है धन संपत्ति मतलब इकट्ठा करने का जो प्रावधान था फांसीवाद का कि हाँ भाई आप जो हमारे
जर्मनी को जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनाते हुए उसको लूटा गया, उसके धन संपत्ति को लूटा गया, सैन्य व्यवस्था पर रोक लगा दिया गया, तो फांसीवाद की विशेषता ने जर्मनी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। ये इसकी पहली विशेषता थी। ठीक है। अब उसके बाद अगली विशेषता थी सर्वसत्तावादी। यानी कि फांसीवाद था ना कि सर्वसत्तावादी, भाई अपना अपना राज हो, ये नहीं कि दूसरा कोई राज करे। अपनी सर्वश्रेष्ठता कानून व्यवस्था को यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू किया गया, उनके द्वारा फांसीवाद व्यवस्था के द्वारा पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है। उसके बाद तत्पश्चात ये देखने को मिला कि राज्य के जो अधीन जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से हमारे फांसीवाद नेताओं ने अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसे ही बोला जाता है सर्वसत्तावादी, यानी कि सब पर हमारा अधिकार हो। ठीक है। अब उसके तत्पश्चात आपका अगला आया उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है। उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। फांसीवाद राष्ट्र की उपासना के रूप में आगे बढ़ा। उसके दृष्टिकोण के अंतर्गत उसने ये देखा कि फांसीवाद ने महत्वपूर्ण रूप से या तो आपके उग्रता के रूप में उसने भंग कर दिया। इसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि वो बस अपने व्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ सके, ना कि वो अपने इच्छाओं के रूप में। ठीक है। अब जिसके तहत हमें यह देखने को मिला कि हमारी जो व्यवस्था थी जर्मनी जिस तरीके से लूट लिया गया, मतलब वर्सेल्स की संधि में, तो इसी को बेहतर करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की स्थापना किया गया था फांसीवाद के रूप में। ठीक है। उसके तत्पश्चात आपका अगला पॉइंट होता है राज्य का स्वाभिमान। राज्य का स्वरूप भी लिख लो। ठीक है। तो फांसीवाद के अनुसार जो राज्य का व्यक्तिगत स्वरूप रहा, जिसके अंतर्गत फांसीवाद में अलग अलग देश, अलग अलग मतलब व्यक्ति के रूप में आपका प्रदर्शन यानी धरना करने के लिए आपका देखने को मिला कि जो समाज का जो राज्य का जो स्वरूप है वो महत्वपूर्ण रूप से एकत्रित हो चुका है। ठीक है। अब उसके तत्पश्चात देखने को मिला कि आपकी व्यवस्थाओं के अनुसार जो ये पूरे पूर्ण रूप से आपका जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण रूप में मानी जाती है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फांसीवाद था, उसके बाद नाजीवाद। देखो, फांसीवाद के बाद आपका जो देखा जाता है एडोल्फ हिटलर के द्वारा नाजीवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है। नाजीवाद जर्मनी में पैदा हुआ एक वैचारिक आंदोलन था, जिसके अंतर्गत इसका जो आमतौर पर ये 1933 माना जाता है। 1933 से लेके आपका 1945 तक ये जो टाइम पीरियड रहता है, जिसके अंतर्गत एडोल्फ हिटलर का नेतृत्व में यहाँ पे नेशनल सोसाइटी पार्टी ऑफ जर्मन वर्क्स के रूप में यहाँ पर स्थापना किया गया। नेशनल पार्टी सोसाइटी ऑफ नेशनल सोसाइटी पार्टी ऑफ जर्मन वर्कर्स, ये यहाँ पे शुरुआत किया गया, जिसके अंतर्गत धीरे धीरे यही नक्सलवादी के रूप में आगे बढ़े और यहीं से कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो नाजीवाद के रूप में आगे बढ़े। जीवन रूप से अगर जीवित रूप से देखा जाए तो जीवंता के रूप में स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पे आनुवंशिक कारणों के अनुसार, यानी कि आनुवंशिक यानी कि वंशों के अनुसार जब हम अपनी व्यवस्थाओं के रूप में जिस तरीके से हम अपने आप को अग्रसर करते हैं या फिर आगे करते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नाजीवादी लोगों ने भी अपने अधिकारों की मांग करते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, जिसके तहत एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद को महत्वपूर्ण रूप से उसकी सेवा या फिर बोल सकते हो कि नाजीवाद के रूप में जो है एडोल्फ हिटलर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी पे हुए अत्याचार थे ना, उस अत्याचारों का बदला लेने के लिए नाजीवाद ने हिटलर का साथ दिया, फिर समर्थन दिया था। तो अब नाजीवाद की विशेषता, मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो नाजीवाद जो है आपका नक्सलीय व्यवस्था का स्वरूप है। नक्सल यानी कि अलग अलग नस्ल के यहाँ पे अलग अलग बोल सकते हो कि जाति व्यवस्था के रूप में है। ठीक है। जाति व्यवस्था यहाँ पे बटे हुए थे। तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा क्या है कि जाति के रूप में यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इन सभी का एकीकृत कर दिया गया, यानी कि आर्य जाति में कर दिया गया। आर्य आर्य यानी कि विकसित जाति में कर दिया। ठीक है। उसके तत्पश्चात यहाँ पे एडोल्फ हिटलर की श्रेणी में यहूदियों यानी कि जर्मनी पर जो अत्याचार हुए थे उसके लिए बदला ले रहा था एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर के मतलब कोई भी उसके खिलाफ जा रहा था तो एडोल्फ हिटलर उसको क्या करवा रहा था, मरवा दे रहा था। ये भी एक बोल सकते हो कि एक क्रूरता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक सही एंगल भी है
कि भाई अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है, ठीक है। और उसने बखूबी जर्मनी को एक बोल सकते हो कि जर्मनी को एक विकसित जर्मनी बनाने का जो श्रेय है ना, एडोल्फ हिटलर को जाता है। तो ये हमारा नाजीवाद का विशेषता है, जिसके अंतर्गत हम क्या देखें कि अलग अलग जाति व्यवस्था हमें सपोर्ट करने के लिए हमें क्या है, तत्पर है। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध विस्तार पूर्वक बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि आपका ये युद्ध आपका देखा जाता है कि पूरे ग्लोबल वॉर में देखा गया, पूरे ग्लोबल वॉर की बात कर ली जाए तो पूरे विश्व स्तर पर देखने को मिला, ठीक है। जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो टाइम पीरियड बात कर ली जाए तो 28 जुलाई 2000 सॉरी 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चलता रहा, ठीक है। जो कि आपके यहाँ पे करोड़ों संख्याओं में अलग अलग देशों ने यहाँ पर भागीदार बनाते हुए पूरे देशों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे लगभग 60 लाख आम नागरिकों को मारे जाने की सूचना मिली थी। यानी कि आम नागरिक जो थे ना बस 60 लाख, ठीक है। लगभग 2 करोड़ की संख्या के रूप में सैनिक मरे थे इस युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध के दो योद्धा दल बात कर लीजिए, दो योद्धा दल, एक तरफ आपका मित्र दल था, दूसरे आपका बोल सकते हो कि धुरी दल था, ठीक है। यानी कि मित्र राष्ट्र और दूसरा आपका धुरी राष्ट्र है, तो ये आपका दल है, ठीक है। तो जिसके तरफ आपका देखने को मिला, एक तरफ रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका था, और आपका देखने को मिला कि जापान था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस युद्ध में आपका 1917 से लेकर 1918 के दौरान संगलत रहा, ठीक है। यानी कि युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 में, लेकिन शामिल कब हुआ, 1918 में, 1917 में ये आपका अमेरिका उसमें शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ये एक अनसुलझी व्यवस्था में ना होके, ये व्यवस्था का कहने का मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारणों में से सबसे बड़े कारणों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के होने का कारण यही था कि सर्वप्रथम अपने व्यवस्थाओं का ज्ञान केंद्रित हटाना। यानी कि अपने जो हर एक बोल सकते हो कि फोकस बना के चल रहे थे अब तक, उन व्यवस्था के माध्यम से हम अपने आप को विकसित नहीं कर पा रहे। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रथम विश्व युद्ध की जो स्थिति है ना, अलग अलग क्षेत्रों ने अलग अलग तौर तरीके को अपनाते हुए, हर हथकंडे अपनाते हुए उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो बेहतर ना बताया कर आपका देखने को मिला कि पूर्ण रूप से उन कार्यों का जो श्रेय है वो महत्वपूर्ण रूप से आपका देखने को मिलता है कि भारत में है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में आपका देखने को मिला कि विभिन्न संधियों का स्वरूप, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि प्रथम विश्व युद्ध में जो अलग अलग राष्ट्र थे, अलग अलग विचारधाराएं थी, तो उन विचारधाराओं के रूप में भी हमारा जो विस्तार रहा है वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिला कि प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य जो वजह रहा है वो आपके देखने को मिला कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो देश यहाँ पे शामिल हुए, तो जर्मनी था, जापान था, इटली था, ये एक तरफ थे। बाकी रूस, आपका चीन और आपका बोल सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक तरफ थे। तो ये धुरी मित्र राष्ट्र कहलाए, और जो आपका जर्मनी, जापान, इटली, ये आपके मित्र राष्ट्र मतलब धुरी राष्ट्र ये कहलाए। मित्र राष्ट्र कौन कहलाया, आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, और आपका चीन हो गया, ये आपका मित्र राष्ट्र कहलाए, ठीक है। उसके तत्पश्चात प्रथम विश्व युद्ध जो है धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पे आया, जबकि आपका देखने को मिला कि 1917 में अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया खुद को। तब जाके आपका विश्व स्तर पर बात कर ली जाए तो उसमें आपका देखने को मिला कि फोर्थ स्तर पर आपका देखने को मिला कि यहाँ पर अमेरिका ने अपने वर्चस्व को आगे बढ़ा लिया था। क्यों? क्योंकि देखो, अब युद्ध कब छिड़ा था, युद्ध कब छिड़ा था भाई, 1914 में। और अमेरिका कब शामिल हुआ, 1917 में। अब 3 साल तक युद्ध था, और 3 साल तक अमेरिका अपने आप की शक्ति को आगे बढ़ा रहा था, और उसके जो हथियार थे वो खत्म नहीं हुए। तो अब ये बताओ कि ये हथियार खत्म ना होने के कारण शक्तिशाली कौन था? तो अमेरिका पूर्ण रूप से आपका शक्तिशाली उसी समय था।
क्लियर है। अब उसके बाद हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन कर कीजिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है कि आपका 1900 यानी कि 1939 से शुरू होके 1940 तक रहता है। ठीक है। तो अब इस स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया भाई। मैंने बोला था ना कि भाई जर्मनी सोच रहा था कि कैसे अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा के अपनी व्यवस्थाओं के जो हमारे ऊपर हुए अत्याचार है उसके बारे में विकसित किया जा सके, उसके अधिकारों के बारे में उसके छीन कर दोबारा लाया जा सके। तो जर्मनी ने क्या कर दिया भाई? पोलैंड पे हमला कर दिया। ठीक है। इस हमले के कारण आपका देखने को मिला कि पूर्ण रूप से जो जर्मनी है वो और ज्यादा व्यवस्थित रूप में हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो आपका देखने को मिला कि इस युद्ध में भी ना अमेरिका जो है 1943 में शामिल किया खुद को, और 1945 तक ये युद्ध चला था। यानी कि 2 साल पहले आपका अमेरिका ने क्या किया था, आपका पूर्ण रूप से आपका देखने को मिला कि जर्मनी का जो एकीकरण करते हुए जो मतलब उसने तैयार किया था कि हाँ अपने अधिकारों का बदला लिया जा सके, उसके लिए क्या है कि अब यहाँ पे सारे क्रियाकलाप किए जाने लगे, सारे क्रियाकलाप का शुरुआत हो चुका। ठीक है। हाँ, तो ये अब उसमें क्या हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध रहा ना, पूर्ण रूप से कुछ ऐसे कारण थे। एक तो आपके वर्सेल्स की संधि, जिसमें आपका जर्मनी पर जो जितने भी है वो मुकदमे चलाए गए थे, या फिर बोल सकते हो कि हाँ भाई जर्मनी को ही मतलब प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना जाए, उसके जितने भी खर्चे सब वही चुकाएगा, इस बात में आपका जर्मनी का ये मतलब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और उसके बाद आपका देखने को मिला कि आर्थिक मुद्दे के कारण, ठीक है, आर्थिक मुद्दा कमजोर हो चुका था भाई, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दूसरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो ये हमारे कारण है। और इसकी बात कर लीजिए तो हमारे प्रथम विश्व मतलब सॉरी आपका बोल सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ था ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि बोल सकते हो हमारा नेशनल सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है पूर्ण रूप से इनका क्या कार्य है कि उसे बेहतर तरीके से चिपका देना। ठीक है। तो ये हमारा आपका देखने को मिला कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो आपके नेशनलिज्म था, यानी कि नेशनल पार्टी की जो स्थापना थी, वो भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है प्रथम विश्व। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।